हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CLRM अजम्पशंस का वायोलेशंस और उसके रेमेडीज के बारे में। मैं हूं डॉक्टर मनोरंजन साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि CLRM अजम्पशंस यानी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का अजम्पशन सब क्या होता है और OLS एस्टिमेटर को एफिशिएंट एंड अनबायस्ड होने के लिए CLRM अजम्पशन का सैटिस्फाई होना कितना ज़रूरी है। पर जब हम रियल वर्ल्ड डेटा लेके OLS को एस्टिमेट करते हैं, ये दिक्कत हो जाता है कि हमारे जो CLRM अजम्पशन है वो सारे सैटिस्फाई होते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, CLRM का एक अजम्पशन है कि आपका वेरिएबल स्टेशनरी होना चाहिए, तो जाके अपने OLS अप्लाई कर सकते हैं या जो OLS का एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड एंड एफिशिएंट होगा। पर आप अगर में से देखेंगे मैक्सिमम आपका मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स लाइक GDP, इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट, ये मीन्स नॉन स्टेशनरी हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपका जो अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वो वायोलेट कर जाता है और आप अगर उस डेटा के साथ OLS एस्टिमेट कर देते हैं तो आपका जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड एंड एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो हियर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई द वायोलेशंस मैटर। और उससे भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपका OLS का अजम्पशन वायोलेट होता है तो ये कौन सा अजम्पशन आपका वायोलेट हो रहा है उसको पहले आइडेंटिफाई करें और उसको करेक्ट करें या उसका सॉल्यूशन निकालें, तो जाके आपका जो एस्टिमेटर होगा वो अनबायस्ड हो पाएगा और एफिशिएंट भी हो पाएगा। आज के क्लास में इसको विस्तार से समझने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अजम्पशन ऑफ CLRM दैट there should not be any multicollinearity among the independent variables। मल्टीकोलिनियरिटी का अर्थ क्या है? अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हाई कोरिलेशन रहता है उसको मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम बोला जाता है। जैसे कि इनकम को एक्सप्लेन करने के लिए दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, जैसे कि आपका एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस। आपका इनकम कितना होगा दैट कैन बी डिसाइडेड बाय हाउ मच एजुकेटेड यू आर एंड हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव। बट आपका एजुकेशन एंड आपका एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम हाई कोरिलेटेड होता है। आप ये वैसे देखे होंगे कि वैसे जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं वो हाईली एजुकेटेड भी होते हैं और हाईली एजुकेटेड लोग भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। इसीलिए आपका जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपका एजुकेशन एंड आपका एक्सपीरियंस, ये दोनों के बीच में हाई कोरिलेशन रहता है और जिससे आपका मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आपका मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम होता है तो आपका दिक्कत क्या होता है? आपका जो कोएफिशिएंट है वो अनस्टेबल हो जाता है। आपका अगर मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लम आ जाता है उससे दिक्कत क्या होता है कि आपका जो कोएफिशिएंट है वो अनस्टेबल हो जाता है और जो स्टैंडर्ड एरर है वो अधिक हो जाता है। अब फिर इसका रिमेडीज क्या है? पहला रिमेडी है कि ये जो दो वेरिएबल के बीच में हाई कोरिलेशन है, एक वेरिएबल को आप ड्रॉप कर सकते हैं। सेकेंड रेमेडी ये है कि आप दोनों वेरिएबल को लेके एक इंडेक्स बना सकते हैं, जो इंडेक्स को आप एक वेरिएबल के रूप में आपके मॉडल पे यूज कर सकते हैं।
जो थर्ड रिमेडी है, यू कैन इंक्रीज द सैंपल साइज। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेट्रोस्केडास्टिसिटी अजम्पशन के बारे में। ओएलएस का ये अजम्पशन है दैट देयर शुड बी होमोसेडास्टिसिटी ऑफ द एरर टर्म। तो होमोसेडास्टिसिटी का मतलब है इक्वल वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म, एंड हेट्रोस्केडास्टिसिटी का मतलब है नॉन कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म। जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं रहता है उसको हेट्रोस्केडास्टिसिटी प्रॉब्लम बोला जाता है। और ये हेट्रोस्केडास्टिसिटी प्रॉब्लम इन द एरर टर्म क्यों आता है उसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पर उससे पहले हम एक समझते हैं ये एरर टर्म क्या है। एरर टर्म जैसे कि हमने मॉडल में लिखते हैं एज ए यू, और यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस द एस्टिमेटेड वैल्यू। आपका एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को एरर बोला जाता है। और ये एरर अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वैरी करता रहता है, उसी को बोला जाता है आपका हेट्रोस्केडास्टिसिटी प्रॉब्लम। और ये एरर कैसे वैरी करता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो इंडिविजुअल सपोज है, इंडिविजुअल ए एंड इंडिविजुअल बी। इंडिविजुअल ए जो है वो एक वर्कर है या मजदूर है जिसका इनकम बहुत कम है, जैसे कि सपोज 500 रुपीज पर डे। और जो पर्सन बी है वो एक अमीर आदमी है जिसका हर दिन का इनकम सपोज 10,000 रुपया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पर्सन ए का इनकम और पर्सन बी का इनकम उनका कंजप्शन को कैसे अफेक्ट करता है। पर्सन ए का इनकम कम है, इसलिए वो क्या करता है, आपका जो मीन्स ज़रूरत का सामान है वो आपका घर के पास का किराना स्टोर से खरीदता है। और जब वो किराना स्टोर में खरीदने के लिए जाता है उसके पास में बहुत सारा ऑप्शंस नहीं रहता है, तो उसका जो ज़रूरत है वो वहाँ से जाके खरीद लेता है। तो इसीलिए सपोज वो सोच के जाता है कि 5 आइटम वो खरीद के लाएगा, तो वही मीन्स 5 आइटम या और 1-2 एक्स्ट्रा आइटम वो जो खरीद के जो ले आता है, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा ऑप्शन रहता है। अच्छा ठीक है, मैं मीन्स 5 आइटम मीन्स खरीदने के लिए सोचा था और ये सब भी अवेलेबल है, मैं 1-2 और चीज़ें जो आवश्यक है उसको खरीद लेता हूँ। तो इसका मतलब वो जो एस्टिमेट किया था कि मैं इतना सामान खरीदूंगा, वो 1-2 एक्स्ट्रा आइटम खरीद लिया था, उसके वजह से एरर हो गया। और एरर क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस था और उस ऑप्शन के वजह से उसका प्रीफरेंस अलग हो गया। नहीं ये भी अवेलेबल है, अच्छा ये भी खरीद लेते हैं। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे पर्सन बी जो कि एक अमीर आदमी है, उसका इनकम अधिक है, वो क्या करेगा कि वो जाएगा कि शॉपिंग मॉल से खरीदने के लिए, उसका भी प्रीफरेंस रहेगा कि मैं जाके शॉपिंग मॉल से अपना सामान खरीदता हूँ। और वो जैसे ही जाता है शॉपिंग मॉल में खरीदने के लिए, वो जो सामान ये खरीदने के लिए सोच के जाता है, वो क्या करता है, शॉपिंग मॉल में बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। उसके वजह से वो अगर मैं 5 सामान खरीदने के लिए जाता है, वो 5 के जगह में 10-15 सामान भी खरीद लेता है। इसका मतलब उसका प्रीफरेंस अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस बहुत रहता है। इसलिए वो जो एस्टिमेट किया था या वो जो सोच के गया था मुझे इतना खरीदना है क्योंकि मेरा इतना इनकम है, पर वो वहाँ पे जाके बहुत सारे चीज़ें खरीद लेता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। इसका मतलब उसका जो एक्चुअल परचेज है और वो जो एस्टिमेट किया था कि मैं इतना खरीदूं, उसके बीच में बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। तो इसका मतलब एरर अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि अगर इनकम लेवल अलग अलग होता है, आपका एरर भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हायर इनकम पे आपके पास शायद ऑप्शंस अधिक हो जाएंगे या अदर फैक्टर्स आपका
कंजप्शन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और हमने ये भी मुझे जानते हैं कि आपका मुझे मॉडल से जितना एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, जो अदर फैक्टर के वजह से एक्सप्लेन होता है, उसी को एरर बोला जाता है। और ये एरर अधिक होता है जब आपका इनकम लेवल अधिक होता है। इसका मतलब अलग अलग इनकम लेवल पे एरर अलग अलग होता है, जिसी को आप हेटेरोस्केडास्टिसिटी बोलते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, आपका ओएलएस इनएफिशिएंट हो जाता है और आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो अनरिलायबल हो जाता है। फिर इसका रिमेडीज क्या है? पहला रिमेडी है कि यू कैन यूज द लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड रिमेडी है कि यूज रोबो स्टैंडर्ड एरर्स। एंड जो थर्ड रिमेडी है यूज वेटेड लीस्ट स्क्वायर और WLS। ये अगर आप अप्लाई करेंगे, आपका जो हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रॉब्लम है वो इराडिकेट हो जाएगा। थर्ड अजम्पशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑटो कोरिलेशन। सो आपका OLS में अजम्पशन है कि देयर शुड नॉट बी एनी ऑटो कोरिलेशन। इसका मतलब है आपका एरर टर्म कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। बट रियल वर्ल्ड में आपका क्या होता है कि टाइम सीरीज डेटा अगर मैं लेते हैं, आपका एरर टर्म क्या होता है कि कोरिलेटेड हो जाते हैं। देयर कैन बी two types of the autocorrelation. It can be positive autocorrelation as well as it can be negative autocorrelation. और ये कब होता है? ये आपका टाइम सीरीज डेटा में होता है। ये क्यों होता है? एग्जाम्पल, आप अगर जीडीपी ओवर टाइम देखेंगे, जीडीपी क्या होता है कि अगर एक साल का जीडीपी अधिक होता है, इसका मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सपोज पॉजिटिव एरर होता है। आपका अगले साल भी, क्योंकि इस साल आपका में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, अगले साल का जीडीपी भी उसके वजह से अधिक होने का हाई चांसेस है। इसलिए आपका अगले साल का एरर भी पॉजिटिव हो सकता है और उसके वजह से आपका ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम आता है। अगर ये ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम होता है, देन आपका जो एस्टिमेट है वो इनएफिशिएंट हो जाता है और आपका जो हाइपोथेसिस, जो टेस्टिंग है, वो अनरिलायबल हो जाता है। फिर इसका रिमेडीज क्या है? यहाँ पर पहला रिमेडीज है कि यू कैन इंक्लूड द लैग वेरिएबल्स। इसका मतलब यू कैन टेक फर्स्ट लैग, सेकेंड लैग, जो थर्ड लैग, और एनी लैग यू कैन इंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ द लैग सिलेक्शन क्राइटेरियन लाइक AIC या SIC या HQ. Any of the criterion you can use to select the lag of the variables and include those lagged variables into your model. Second remedy है कि you can use the generalized least square method, that is GLS method. Next discuss करते हैं non normality of errors. यहाँ पे error term अगर मीन्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है तो आपका CLRM अजम्पशन वो वायोलेट हो जाता है, क्योंकि CLRM का एक अजम्पशन है कि आपका एरर टर्म इट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये कब आपका मीन्स एरर टर्म मीन्स नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? जब आपके पास स्मॉल सैंपल डेटा होता है। तो ये स्मॉल सैंपल डेटा में ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं होता है? आपका सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आज वी नो दिस इज लाइक ए बेल शेप्ड कर्व। इसका मतलब आपका मीन्स मीन, मीडियन, मोड वो मिडिल में रहता है और इसका जो एक्सट्रीम वैल्यूज वो दो साइड में रहता है, दो जो टेल में रहता है। सपोज आप ये मीन्स मान लीजिए कि आपके क्लास में मीन्स बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसा हो सकता है कि फ्यू स्टूडेंट्स आपका मीन्स बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे और मीन्स 90% के मीन्स अधिक मार्क लाए होंगे, और ये जो फ्यू स्टूडेंट भी वो अच्छा मीन्स नहीं पढ़ रहे होंगे, वो सपोज जो 30% से भी
कम मार्क लाए होंगे, और ये जो एवरेज बच्चे होंगे उनका संख्या सबसे अधिक होगा, जो कि आपका मीन्स 50-60% का मार्क वो मीन्स लाए होंगे। तो इसीलिए आपका जो मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है कि एक साइड में आपका कम मार्क रखने वाले मीन्स बच्चे होंगे, एक साइड में आपका सबसे अधिक मार्क रखने वाले बच्चे होंगे, और जो एवरेज बच्चे होंगे वो उनका संख्या अधिक होगा, और इसका जो मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ये इस टाइप का बन जाएगा या बेल शेप्ड बन जाएगा, जिसको बोला जाएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पर अगर आपके मीन्स क्लास में बच्चों का संख्या मीन्स बहुत कम होगा, मीन्स 10 बच्चे होंगे, तो वो हो सकता है कि वो आइदर मीन्स बहुत अच्छे होंगे, तो जो कि पूरा आपका एक ही साइड में होंगे, या वो अच्छे नहीं होंगे, या उनका मीन्स मार्क मीन्स सबसे कम होगा, या ये इधर होंगे। इसका मतलब ये जो मीन्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, या इसको बोला जाता है कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। एक साइड में ही सारे सैंपल आ जाते हैं, आइदर दे आर वेरी गुड स्टूडेंट और दे आर मीन्स नॉट गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर आपका एरर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता नहीं है, देन क्या होता है कि आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो इनवैलिड हो जाता है। सो इसका रिमेडीज क्या है? पहला रिमेडी है कि यू कैन इंक्रीज द सैंपल साइज, एंड सेकेंड रिमेडी इज यू कैन जो ट्रांसफॉर्म द वेरिएबल्स। नेक्स्ट विल डिस्कस द एंडोजिनिटी। तो एंडोजिनिटी प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द इकोनोमेट्रिक्स। तो एंडोजिनिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या है? जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म के बीच में कोरिलेशन होगा, उसी को एंडोजिनिटी प्रॉब्लम बोला जाएगा। और ये एंडोजिनिटी प्रॉब्लम आता कैसा है? तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट विल टेक वन एग्जांपल। तो आपका जो इनकम है, आपका इनकम जो है, इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एजुकेशन एज वेल एज योर एबिलिटी। सपोज इनकम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 एजुकेशन EDU प्लस बीटा 2 एबिलिटी प्लस द एरर टर्म। तो ये जो एजुकेशन है, हमें तो इसका जो डेटा मिल जाएगा और वी कैन इजीली मेजर। पर ये जो एबिलिटी है उसको कैसे मेजर किया जाएगा? किसका एबिलिटी कितना है? ये तो एक मीन्स क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, उसको मीन्स मेजर करना मीन्स मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मीन्स लगभग ये होता है कि आपका ये एबिलिटी जो है हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। और जब भी हम इसको इग्नोर कर देंगे, ये क्या होगा, आपका एरर में आके यह जो रह जाएगा। तो इसका मतलब आपका इक्वेशन आप जो एस्टिमेट करेंगे, इट विल बी इनकम विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 एजुकेशन प्लस यू। पर इस एरर टर्म के अंदर आपका एबिलिटी है। एबिलिटी इसलिए है कि क्योंकि आपने ये मैंने मॉडल में एबिलिटी को इंक्लूड ही नहीं किए हैं। और अब देखिए, आपका एजुकेशन और एबिलिटी ये दोनों कोरिलेटेड है, क्योंकि आप अगर अधिक एजुकेटेड है तो आपका एबिलिटी अधिक हो सकता है, और में से जिसका एजुकेशन कम है उसका एबिलिटी कम हो सकता है। इसका मतलब आपका एजुकेशन अगर अधिक होगा, आपका एबिलिटी अधिक होगा। आपका एजुकेशन अगर कम होगा, आपका एबिलिटी कम हो सकता है। इसका मतलब एजुकेशन एंड एबिलिटी दे आर हाईली कोरिलेटेड। बट व्हेन यू हैव इग्नोर्ड दैट एबिलिटी फ्रॉम योर मॉडल, सो ये आपका एरर टर्म है। इसका मतलब आपका एजुकेशन और आपका एरर टर्म, और यू कैन से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आपका एरर टर्म, वो क्या होता है कि कोरिलेटेड हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है आपका एंडोजिनिटी प्रॉब्लम। और ये एंडोजिनिटी प्रॉब्लम होने से आपका क्या होता है कि जो एस्टिमेट है, ओएलएस एस्टिमेट, वो क्या होता है कि बायस्ड हो जाता है और इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अगर ऐसा होता है, उसका जो रिमेडीज क्या है? फर्स्ट रिमेडीज,
you can use the instrumental variable or IV, and second remedy is you can apply the two-stage least square or 2SLS. So in the conclusion, I can say that you should first identify the violations. कि violations कहाँ पर हो रहा है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद उसका रिमेडीज फाइंड आउट करना है और मीन्स रिमेडीज को अप्लाई करना है. इसीलिए ये मीन्स बोला जाता है कि इकोनोमेट्रिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है, ये है अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में. आई होप यू अंडरस्टूड द वायोलेशंस ऑफ CLRM फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.